हेलो गाइस, माई सेल्फ इंशा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हम अपना करंट अफेयर का थर्ड सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे बात की जा रही है 2 अक्टूबर 2014 को हमारे यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नेम है स्वच्छ भारत अभियान। बेसिकली ये क्या थी, ये हमारे यहाँ पे गांधी जी को अपना एक तरह का रोल मॉडल बना करके स्कीम लेकर के आई गई थी। इसमें गांधी जी का सपना था, जैसे कि हम जानते ही हैं कि सभी लोग स्वच्छता अपनाएं, है ना, सभी लोग इससे रिलेटेड शिक्षा प्राप्त करें। तो उन्होंने स्वच्छ भारत का बेसिकली एक तरह से सपना देखा था जिसे हम सच करना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की थी। तो बोला गया था कि भारत को स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करना है, कब तक, 150वीं जयंती तक गांधी जी की। तो इससे रिलेटेड गांधी जी का सपना था, क्योंकि तो इससे रिलेटेड सभी जितने भी संस्थान हैं उनको भी बोला गया था कि आप अपना योगदान दें इस फील्ड में। तो उन्हें कहा था कि आप अपना, जैसे कि बच्चों को शिक्षित करें, इससे रिलेटेड शिक्षा प्रदान करें, है ना, और अपना अभियान चलाने के बारे में उन्हें जानकारी दें और पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये सब इसके तहत बात की गई थी। तो इन सभी गतिविधियों का जो उद्देश्य रहा वो था अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से कैसे जोड़ा जाए और इसे एक जन आंदोलन कैसे बनाया जाए। तो इसीलिए 2019 तक इसे गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना पूरा करा जाना एक उद्देश्य रखा गया था, और स्वच्छ और हरित भारत का निर्माण करना इसका एक उद्देश्य भी रहा। जैसे कि इसमें और क्या क्या इन्होंने अपना उद्देश्य था, जैसे आसपास की सफाई करना, है ना, लोगों को जोड़ना, पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की स्थापना करना, तो स्वच्छ भारत का निर्माण करना। और तो और देश में जब स्वच्छता होगी, ये सब चीज़ें होंगी, तो फिर टूरिज्म को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रखा गया। और स्वच्छ भारत का जब ये पूरा गोल अचीव कर लिया जाएगा तो इससे भारत की छवि भी इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी बनेगी। तो ये सब हमारे यहाँ पे इसके गोल रखे गए। तो ये अब अगर हम सेकंड आर्टिकल की बात करें तो यूनिसेफ के बारे में बात की जा रही है। तो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ को हम नाम देते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी, क्योंकि इस समय राष्ट्र हैं उन्होंने बच्चों को कारखाना वगैरह में बहुत ज़्यादा लगा रखा था, तो उनके हितों के लिए बात करना ये अपना प्रारंभिक लक्ष्य मानता है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चला तो फिर खाने का संकट आया, स्वास्थ्य संकट आया, तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 में की थी। तो अब यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो इसका जो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी रिपोर्ट की, तो यूनिसेफ की रिपोर्ट 2011 के अनुसार बात की गई है कि 90% शिशु जो हैं वो अस्वच्छता के कारण मर रहे हैं, क्योंकि अस्वच्छता की वजह से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ हो जाती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इंडियन हेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, 2015 की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया जो स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाली है वो है मणिपुर। फिर अगर हम बात करें आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, इसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी, ये सब जो है इस इम्प्लीमेंट की जा रही हैं स्कीम्स। तो इसने स्वच्छता इकाई के बारे में एक तरह से एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। तो यूनिसेफ के बारे में अगर हम बात करें तो इसने कहा है जल और स्वच्छता के लिए प्रोग्राम हमें लेकर के चलना है। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 की बात करें, जो कि पानी से रिलेटेड है ना, सॉरी, पानी कह रही, स्वच्छता से रिलेटेड है कि स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ हमारा आसपास का जितना भी एरिया है वो सब हो। तो इसको हमें अचीव करना है। तो जलवायु परिवर्तन समझौता 2030 तक ये कहता है कि हमें कार्बन एमिशन को भी 32 टू 35 तक रिड्यूस करना है। तो अगर हम बात करें नीदरलैंड, तो नीदरलैंड में एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, इससे हमने क्या किया, पर प्लास्टिक और कचरा से हमने रोड डेवलप कर दिया वहाँ पे। और इसकी जो बताई जा रही है लाइफ कितनी रहेगी, 50 ईयर प्लस रहेगी। तो इससे भी भारत सीख ले सकता है कि अपना जो कचरा है उसको अपना रिसाइकलिंग करके इस पर्टिकुलर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं।
फिर बात की जा रही है वोटिंग के बारे में। तो आर्टिकल 326 ये क्या है, इसके अंदर बताया गया है कि वोटिंग राइट हमारे प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक अधिकार है। इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है कि 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, तो बोला गया 18 और 18+ लोगों को वोटिंग राइट दिया जाए। तो अब हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को 2011 से ये मनाया जा रहा है। फिर इसी ड्यूरेशन में हमारे यहाँ पे 1950 में है ना इलेक्शन कमीशन का भी गठन हुआ। तो जो लास्ट ईयर था 2020, इसमें क्या थीम रखी गई थी वोटिंग से रिलेटेड, इसमें रखी गई थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। और 25 जनवरी को ही हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय नागरिकता दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 326 इसमें क्या है, इसमें आर्टिकल 325 और 26 में ये बोला गया है कि हर एक वयस्क नागरिक को जो पागल या अपराधी या इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम से ना जूझ रहा हो, या फिर कोई अपराधी ना हो, या वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसको जाति, धर्म, है ना, निवास या धर्म, लिंग, इनके किसी भी आधार पर बिना भेदभाव किए उसको वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो ये इसमें ये बात की जाती है। फिर यहाँ पे ये बात की गई थी, जो विधानसभा है ना, उसने ये बोला कि युवाओं को जो है 18 साल के जो युवा हैं उनको हमारे यहाँ पे लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को जो 25 साल की आयु का है उसको भी अलाउ किया जाए। तो अब इसमें भी जो है जो 18 वर्ष की मांग की जा रही है, पहले 25 साल थी वोट में खड़े होने की, है ना, इलेक्शन में खड़े होने की आयु, लेकिन अब इसको कह रहा है कि आप 18 साल कर दीजिए विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए आयु। तो ये बात की जा रही है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें, जो यूनाइटेड नेशन ऑफ स्टेट है, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है हमारा USA, उसके द्वारा भी 1965 तक पूरे जो अश्वेत लोग हैं उनको भी अपने यहाँ पर अधिकार नहीं दिया गया था। तो वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि सभी को अधिकार देना चाहिए। तो ये सब बात की जा रही है फ़िलहाल हाल के मुद्दों में। तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, है ना, ये जो है, और जस्टिस अजय रस्तोगी, ये कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो 25 साल की आयु से हटाकर 18 वर्ष कर दें, है ना, इलेक्शन में खड़े होने की एज, तो उसके ऊपर हम कुछ सोच विचार करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने फिर ये कहा कि अगर ये मामला संसद में आप उठाएं तो फिर ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट इस मामले में फ़ैसला देने के लिए सही तरीके से अपना कैपेबल नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको संसद में मैटर को उठाएं और फिर अपना कुछ निर्णय लें। तो ये बात हुई। फिर 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे यहाँ पे ये बता ही दिया मैंने कि वयस्क मताधिकार को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। और अब जो राजीव गांधी जी हैं उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमारा युवा अब पढ़ा लिखा हो गया है और जागरूक भी हो गया है, इसीलिए अब उसे भी संवैधानिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका दिया जाना चाहिए। तो फिर ये संशोधन 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा में पारित हुआ, अप्रूवल हुआ, और फिर अब 25 मार्च 1979 से ये अपना प्रभाव में आ गया। तो ये था इसके बारे में। फिर अगर हम बात करें 25 जनवरी को और क्या दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय नागरिकता दिवस भी मनाया जाता है। फिर गाइस यहाँ पे बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या फिर गैजेट्स की। ये क्या है, देखिए गाइस, अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स को, गुड्स को वैसे तो नॉर्मली हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ये हम देखेंगे पहले। गाइस जो गुड्स हैं वो क्या है, यानी कि वस्तुएं क्या हैं, ये 6 तरह की हम मानते हैं नॉर्मली। एक नॉर्मल गुड्स, एक गिवन गुड्स, एक जॉइंट्स गुड्स, और एक वाइट गुड्स, और एक पब्लिक गुड्स, है ना, और एक मेरिट गुड्स। तो ये क्या क्या है, देखिए मैं पूरा बैकग्राउंड के साथ आपको बताऊंगी। इसमें टाइम टू टाइम आपको ना सिर्फ करंट बल्कि अपना जो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट है उसका इकोनॉमी का बैकग्राउंड पूरा का पूरा क्लियर होगा, जो पॉलिटी से रिलेटेड है उसका पॉलिटी बैकग्राउंड, इस तरह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाद में जब हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे तब हम ये सब पैरेलल में पढ़ते जा रहे हैं, तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी जब हम इकोनॉमी में स्पेशली इसको पढ़ेंगे। तो नॉर्मल गुड्स क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनके कीमतों में कमी आने से मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे एसी में अब हर कोई चाहेगा एसी लगाना, है ना। तो अगर एसी की मान लीजिए 20,000 रुपये कीमत है, और अब पता चले कि इसके 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप इसको ख़रीदोगे तो 12,000 में मिलेगा, तो एकदम से सभी लोग आ जाएंगे और लेकर के जाएंगे।
तो उस तरह से कीमतों में कमी आने से अगर मांग में वृद्धि हो रही है तो उसको हम डाल देते हैं नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में। फिर अगर गिवन गुड्स की हम बात करें तो गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स में आते हैं कीमती जो कीमत है वस्तुओं की उनमें कमी आने से मांग में कमी आ जाती है, लेकिन कीमतों में वृद्धि होने से मांग में भी वृद्धि हो जाती है ना। यानी कि जो दिखावे वाली वस्तुएं एक तरह से उनकी बात की जा रही है। जॉइंट गुड्स क्या है? इसमें एक वस्तु की मांग में वृद्धि होने से दूसरे वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि पेट्रोल है ना, क्रूड ऑयल लाते हैं तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा। तो इस तरह से अगर गाड़ी महंगी हो गई तो फिर पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। गाड़ी जितनी होंगी उतना ही ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे पेट्रोल की, है ना, डीजल की, तो ये भी महंगा हो जाएगा। तो ये पैरेलल में चलती हैं साथ। फिर वाइट गुड्स क्या है? वाइट गुड्स के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे हमारे यहाँ पे फ्रिज हो गया, है ना, और कंप्यूटर हो गया, इस तरह की चीज़ें। फिर अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में किस तरह के गुड्स की बात की जाती है? बजट में 3 तरह के गुड्स की बात की जाती है, जैसे पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स और मेरिट गुड्स। देखिए, पर प्राइवेट ये जो पब्लिक गुड्स हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं वो आएंगी। यानी कि वे वस्तुएं जो सभी को बिना कीमत चुकाए दी जाती हैं वो पब्लिक गुड्स कहलाएंगी। जैसे कि गवर्नमेंट पुलिस सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वो सभी को इक्वली फॉर्म में प्रोवाइड कराई जाने वाली सुविधाएं हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं प्राइवेट गुड्स की, यानी कि वे वस्तुएं या फिर वे सुविधाएं जो कीमत चुकाने पर व्यक्ति को मिलती हैं। यानी कि एसी, अब गवर्नमेंट एसी थोड़ी ना प्रोवाइड कराएगी, वो हम पर्सनली खुद जा करके लेंगे, मोबाइल, है ना, ये सब। तो ये सब आती है हमारी प्राइवेट गुड्स की कैटेगरी में। अगर मेरिट गुड्स की बात करें, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो सोसाइटी के बिल्कुल निम्न स्तर के, निम्न वर्गों के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं देती है। तो जैसे कि सब्सिडी प्रोवाइड कराना, है ना, धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वालों को हेल्प प्रोवाइड कराना। तो ये सब हमारी मेरिट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि दिल्ली में जो बसेस में सुविधाएं प्रदान की गई थी कि फीमेल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल की सुविधाएं दी जाएंगी, तो ये सब। और फिर मांग के आधार पर भी वस्तुओं को हम 2 भागों में देख सकते हैं, जैसे एक लोचदार वस्तुएं और एक बेलोचदार वस्तुएं। देखिए गाइस, लोचदार वस्तुएं इलास्टिक गुड्स वे होती हैं जिनमें कीमतों में कमी आने से मांग में भी वृद्धि हो जाती है, जैसे कि विलासिता वाली वस्तुएं हो गई। और बेलोचदार वस्तुएं क्या होंगी? इन इलास्टिक वस्तुएं कहेंगे, इन इलास्टिक गुड्स। इसमें कीमतों में वृद्धि होने से वस्तुओं की मांग में ज़्यादा कमी नहीं आती। जैसे डॉक्टर की फ़ीस, चाहे डॉक्टर अभी तक 400 रुपये फ़ीस ले रहा था, अगर 600 कर देगा तो फिर बीमार आदमी तो देगा ही 600 रुपये भी, है ना। तो फिर भी वो डॉक्टर को दिखाएगा, वो मोल भाव नहीं कर सकता वहाँ पे। और फिर नमक के पैसे बढ़ना, तो अगर बिना नमक के हम खाना ही नहीं बना पाएंगे, अगर नमक के पैसे बढ़ गए तो फिर मजबूरन उसको उतने में ही खरीदना पड़ेगा जितने की वो है। तो इसीलिए कहा जाता है ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत में बढ़ोतरी होने से उनकी डिमांड कम नहीं होगी, उनको कहा जाएगा बेलोचदार वस्तुएं। तो ये था आपका गुड्स के बारे में। तो यहाँ पे नॉर्मली बात क्या की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, यानी कि वाइट गुड्स की। तो इसमें क्या आता है? घरेलू सामान और ब्राउन गुड्स। वाइट गुड्स में हम किसको रखते हैं? इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वाइट गुड्स, एक ब्राउन गुड्स और एक ग्रे गुड्स। वाइट गुड्स में आता है घरेलू सामान, है ना। ब्राउन में आता है टीवी, कैमरा जैसी चीज़ें। ग्रे में आता है कंप्यूटर, प्रिंटर, है ना, फैक्स मशीन और स्कैनर वगैरह। तो ये कहा जा रहा है कि जो कंप्यूटर का वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन हम उसको जो पुनर्चक्रण प्रणाली है उससे उसके तहत उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, और केवल 1.5% ही हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं रिसाइकलिंग के थ्रू। तो हमें उसको जो है रिसाइकलिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पर अपना बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी सोर्सेज अवेलेबल रहें। तो फिर ये बात की जा रही है यहाँ पे। फिर अगर बात करें 2 अक्टूबर 2016 में भारत ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि जो तापमान है, वैश्विक तापमान है ना, उसको हमें कितना रखना है? उसमें रखना है हमें 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम नीचे रखना है। बेसिकली 1.5 सेल्सियस हमें रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जब तापमान बढ़ेगा या बहुत ज़्यादा घटेगा तो इससे क्या होगा? इससे हमारे यहाँ पे जो जीव जंतु हैं और जो पानी में रहने वाले भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा फ्यूना है, इन सब के ऊपर नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। फिर अगर हम बात करें स्वास्थ्य और पोषण की,
तो हमारे यहाँ पे 15 मार्च 2017 में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लेकर के आए थे। इसमें क्या बताया गया था गाइस, इसमें बोला गया था कि जो हमारे यहाँ पे एनीमिया से रिलेटेड बीमारी होती है ना, ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है, इन सबको हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस कितना करना है, हमें 2.3 करना है, 2.3% हमें कम करना है। फिर इसमें बोला गया था 2022 तक, इसमें हमें बेसिकली कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। क्या क्या लक्ष्य हैं, 2022 तक का है कुपोषण मुक्त भारत को घोषित करना है, और 2016 से 25 के बीच में जो संयुक्त राष्ट्र पोषक दशक है वो हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पोषक दशक हम कब मना रहे हैं, कितने वर्षों के अंतराल में मना रहे हैं, 2016 से 25 के बीच के ईयर्स को हम संयुक्त राष्ट्र पोषक दशक के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर कहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें 2030 तक पूरे करना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे क्या हैं, ये हमारे 17 हैं। 17 है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें मेंशन की गई हैं, किन किन को हमें अचीव करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं गाइस। सबसे पहला हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, सबसे पहला हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गरीबी को हमें समाप्त करना है। फिर सेकंड है जो भुखमरी है, खाद्य सुरक्षा का जो संकट आता है ना, पोषण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, बेहतर जो पोषण नहीं मिल पाता है, उसको हमें दूर करना है, और टिकाऊ कृषि को हमें बढ़ावा देना है। फिर नेक्स्ट है थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें बोला गया है कि सभी लोगों को, सभी आयु के लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा करके उनकी जीवन की जो मतलब जो जीवन मात्रा है उसमें बढ़ावा देना है, यानी कि आयु में बढ़ावा देना है। फिर फोर्थ है समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है, यानी कि सभी को सीखने का अवसर देना है। फिर फिफ्थ है जो हमें लैंगिक समानता है उसको प्रदान करना है, यानी कि महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ बिना भेदभाव किए, यानी कि लड़का लड़की का बिना भेदभाव किए उनको इक्वली ट्रीट करना है। फिर सिक्स्थ है स्वच्छता से रिलेटेड, यानी कि पानी स्वच्छ होना चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, इसका हमें प्रबंध करना है। फिर सेवन्थ है सस्ती और टिकाऊ, है ना, वर्ल्ड लेवल की ऊर्जा को हमें जनरेट करना है और सबको उसको देना है, प्रोवाइड कराना है। फिर एट्थ है, इसमें बोला गया है कि सभी का विकास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सभी को जॉब प्रोवाइड कराई जाए, है ना, और सभी को इक्वली जो है प्रोटेक्ट किया जाए। तो और नाइन्थ है जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और हमारे यहाँ पे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। फिर टेंथ है देशों के बीच में जो असमानता है उसको हम ख़त्म करें। फिर 11वां है जो शहर और मानव बस्तियाँ हैं उनका अच्छा निर्माण किया जाए। और फिर 12th है स्थायी खपत और उत्पादन से रिलेटेड है कि इसको जो है, जैसे जो हम कहते हैं ना कि हमारे जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतनी डिमांड कभी नहीं बनती है, कभी जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो इस चेन को, डिमांड एंड सप्लाई चेन को मेंटेन करना। फिर 12th है यही कि हम कैसे मेंटेन करें इस चेन को। अगर हम 13 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, उससे हम कैसे निपटें इस बारे में हम जागरूकता फैलाएं। फिर 14th है जो महासागर है, समुद्र है, समुद्री संसाधन है, उनको हम प्रोटेक्ट करें और उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करें, है ना, और इन रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम आने वाली जनरेशन को भी उनका यूज़ करने के लिए थोड़ा अवेलेबल करा पाएँ। फिर 15th है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा देने वाले चीज़ें हैं, जैसे कि जंगल हुई, भूमि हुई, है ना, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जंगल से हमें वन नहीं काटने चाहिए, भूमि से हमें ज़्यादा माइनिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये सब। फिर 16 है हमें पीस मेंटेन करनी है, जैसे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, समावेशी समितियों को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि कोऑपरेटिव कमेटी लेकर के आने चाहिए, तो न्याय सभी को मिले ये हमें ध्यान देना चाहिए, तो इसके लिए। तो फिर और 17 लास्ट में बोला गया है कि सभी लोग वैश्विक लेवल पर, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर इक्वली आएँ और अपना सहयोग दे करके इन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प प्रोवाइड कराएं। तो ये सब था। अच्छा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, हमारे यहाँ पे ये एक तरह का जो भविष्य के इंटरनेशनल लेवल पर हम किस तरह से डेवलपमेंट ला सकते हैं अपने भविष्य में, है ना, और आगे अपनी जो पीढ़ियाँ हैं उनको हम कैसे रिसोर्स अवेलेबल करा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है एक तरह से तय किया है।
जो कि हमें 2030 तक के अचीव करना है इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। और फिर 2015 के लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या किया गया था? अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले क्या था? 2015 से पहले हमारे यहाँ पे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे। इनको फिर हमने सही से हम इनके जो रिजल्ट थे वो नहीं देख पाए, तो इसीलिए फिर हमने इनको रद्द कर दिया। फिर 2015 में बोला गया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर आएंगे और ये 2030 तक चलेंगे, तो फिर ये बोला गया है ना। फिर अगर हम बात करें कि पृथ्वी सम्मेलन भी इसी से रिलेटेड है। इस सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था 1992 में। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या बात हुई थी? इसमें ये तय हुआ था कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक जारी रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे बात की गई थी 2020 के बाद हमें क्या करना है। ये 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करके हमें आगे बढ़ना होगा। इस सम्मेलन में ये बात तय की गई थी कि जो विकास लक्ष्य जैसी चीज़ें हैं उन सबको हम लेकर के आएंगे और फिर हम सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाएंगे और फिर इसको हम 1 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट करेंगे और 2030 तक के हम इनको अचीव करने की बात कहेंगे। तो फिर ये जो विकास की अवधारणा है ये कहाँ आई? ये धारणीय विकास लक्ष्य में एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 169 हमारी रखी गई थी। फिर हमारे यहाँ पे 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने के लिए एक कमीशन भी लाया गया जिसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग। इसमें क्या बोला गया? इसमें सबसे पहले ये धारणीय विकास की परिभाषा दी गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर आया जाए। तो इन्होंने कहा था कि एक इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल और 169 एसोसिएटेड टारगेट रखे जाएंगे जिनको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा भी चाहिए होगा। तो 2030 तक हमें इन लक्ष्यों को पूरा कर लेना चाहिए, इन्होंने ये बात कही। तो फिर इन्होंने कहा कि हम 2016 के बजट में ये बात आई कि जो धारणीय विकास का लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान भी लेकर आएंगे। तो इसके तहत सरकार ने 655 करोड़ रुपए भी दिए और इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को कहा कि आप गवर्नेंस संरचना में सुधार करें। तो ये था, तो ये सब था इसके बारे में। फिर अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य से रिलेटेड और क्या क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत, इसमें मिशन इंद्रधनुष यानी कि टीकाकरण कराया जाए सभी को, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली यानी कि सभी को भोजन की सुविधा मिले, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम है ना, मनरेगा जैसी स्कीम, पेयजल और शौचालय सुविधाएँ, ये सब हमारे यहाँ पे चलाई जा रही हैं। फिर और क्या चलाई जा रही हैं स्कीम्स? अगर हम और स्कीम्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो 2019 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक के बारे में बताया गया। इसमें भारत की रैंक कितनी थी? इसमें भारत की रैंक गाइस यहाँ पे इन्होंने बोला कि 117 देशों में भारत की रैंक कितनी आई निकल कर? भारत की रैंक निकल कर आई 102, जो कि अच्छी नहीं है अभी भी, तो हमें इसको सुधार करना होगा। ठीक, फिर यहीं पे और अगर हम स्कीम्स की ही बात करें तो स्कीम्स में और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, मेरा अस्पताल है ना, और मिशन इंद्रधनुष, ये सब भी लाया गया 2017 में। 2019 दिसंबर जो है से लेकर 2020 मार्च तक के ये हमारे यहाँ पे चला। तो ये सब था आज का डाटा गाइस। अगर हम और बात करें तो गाइस यहाँ पे बात की जा रही है एसी से रिलेटेड। एसी क्या है? अभी हमने पढ़ा भी है कि एसी जो है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है एक, है ना। तो इसको बोला जा रहा है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। और फिर जैसे हम एसी में बैठ कर जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर रखते हैं उसको, यानी कि 25+ अबव रखते हैं, तो फिर हम बाहर जाते हैं तो हमारी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने एक न्यू सिस्टम लाने की बात कही जिसका नेम है हीट पंप। हीट पंप कह रहे हैं कि हम यूज़ करेंगे। तो ये हीट पंप क्या होगा? ये इस तरह से होगा कि ये भले ही रिन्यूएबल एनर्जी की तरह नहीं चलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के तहत यूज़ नहीं होगा, लेकिन इससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है
वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम कम यूज़ कर पाएंगे और सेव ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये बात की जा रही है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के हिसाब से ये बोला गया कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। कितनी बढ़ोतरी हुई गाइस, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। इसमें बोला कि पहले तो 5 अरब डॉलर थी, है ना, 5 अरब डॉलर से हमारे यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी कितनी हो गई, 609 की बढ़ोतरी इसमें हमने देखी। तो गाइज ये था हमारा आज का कंप्लीट डिस्कशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।